नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भौतिकी। हाँ, फिजिक्स। तो शुरू करते हैं, ये भौतिकी है क्या? ये पदार्थ, ऊर्जा और उनके आपसी रिश्तों का अध्ययन है। और गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, ये बड़े-बड़े नाम इसी से जुड़े हैं। जी हाँ, इन्होंने ही इसकी नींव रखी है एक तरह से। तो आज का हमारा मकसद है, हम यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व और जो आधुनिक भौतिकी है, हाँ, उसकी मुख्य बातों को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। अणु से लेकर आकाश गंगाओं तक सब कुछ इन्हीं नियमों पर आधारित है। वाह। तो इन नियमों को जानना एक तरह से हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी है। चलिए पहली भाषा सीखते हैं, यांत्रिकी मतलब गति का विज्ञान। हाँ, मैकेनिक्स। ऑडियो बुक में न्यूटन के 3 नियमों का जिक्र है। पहला नियम जड़त्व वाला, कि कोई चीज जैसी है वैसी रहना चाहती है जब तक बाहर से कोई धक्का ना लगे, है ना? सही। इनर्शिया, जैसे हम बस में बैठे हों और बस अचानक चले तो हमें पीछे झटका लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरा नियम? वो F=ma। हाँ, वो शायद सबसे ज्यादा जाना माना है। ये बताता है कि बल वस्तु के वजन यानी द्रव्यमान और उसकी गति में बदलाव मतलब त्वरण के बीच क्या रिश्ता है। सीधा सा मतलब, भारी चीज को हिलाने में ज्यादा जोर लगेगा या किसी चीज को तेज दौड़ाना है तो भी ज्यादा बल चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा नियम, वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला। एक्शन रिएक्शन। हाँ, हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट, गैस नीचे निकलती है, क्रिया, और रॉकेट ऊपर जाता है, प्रतिक्रिया। सही। और देखिए, ये नियम इतने मौलिक इसलिए हैं क्योंकि ये हमें गति को समझने और यहाँ तक कि उसका अनुमान लगाने की क्षमता देते हैं। अच्छा। आप गेंद फेंकें या ग्रहों की चाल देखें, ये नियम काम करते हैं। कार्य क्या है? कार्य तब होता है जब आप बल लगाकर किसी चीज को हिलाते हैं, मतलब विस्थापन होता है। अच्छा। और ऊर्जा उसी कार्य को करने की क्षमता है। और शक्ति, शक्ति ये बताती है कि कितनी तेजी से वो काम हो रहा है या ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदल रही है। तो ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है। नहीं, ये उस पूरे खेल को, गति और बल के खेल को मापने के तरीके हैं। ये हमें एक मात्रात्मक समझ देते हैं। और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन और सेब की कहानी तो सबने सुनी है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण स्रोत बताता है कि ये वो अदृश्य खिंचाव है जिससे ब्रह्मांड की हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। अदृश्य खिंचाव। बिल्कुल। यही वो गोंद है एक तरह से जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर टिकाए रखता है, आकाशगंगाओं को बांधे रखता है। कमाल है। और न्यूटन की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इन सब चीजों को, गति के नियमों को, ऊर्जा को, गुरुत्वाकर्षण को एक ही गणितीय ढांचे में पिरो दिया। समझ गए। तो ये हुई यांत्रिकी की बात। अब आगे बढ़ते हैं ऊर्जा के एक और रूप पर, ऊष्मा, हीट। हाँ, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी। थर्मोडायनामिक्स। कि ऊष्मा और तापमान ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। तापमान तो ये बताता है कि किसी चीज के कण मतलब मॉलिक्यूल्स कितनी तेजी से हिल रहे हैं, उनकी औसत गतिज ऊर्जा क्या है। ठीक है। जबकि ऊष्मा वो ऊर्जा है जो तापमान के अंतर की वजह से बहती है, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ। जैसे मेरी चाय ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। चाय गर्म है, आसपास की हवा ठंडी, तो ऊष्मा चाय से हवा में बहती है। तापमान एक माप है, ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह है। अच्छा, और ये ऊष्मा फैलती कैसे है? स्रोत में 3 तरीके बताए हैं। जी हाँ, पहला है चालन, कंडक्शन। ये ठोस चीजों में होता है। जैसे? चम्मच का गर्म होना। हाँ। अगर आप गर्म चाय में चम्मच डालें तो धीरे धीरे हैंडल तक गर्म हो जाता है। इसमें कण अपनी जगह पर रहकर ही कंपन के जरिए ऊर्जा आगे पास करते हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है संवहन, कन्वेक्शन। ये तरल पदार्थों और गैसों में होता है। जैसे पानी उबालते हैं तो नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। अच्छा, इसमें कण खुद चलकर ऊर्जा ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हवा का गर्म होकर फैलना भी संवहन है। और तीसरा तरीका है विकिरण, रेडिएशन। जी। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? बीच में तो खाली जगह है, वैक्यूम है। हाँ, वो विकिरण के जरिए पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। समझ गई। तो ये ऊष्मा का बहना फैलना, इसके भी कुछ नियम होंगे जैसे गति के थे। हाँ, और ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं। पहला नियम तो ऊर्जा संरक्षण का ही एक रूप है।
वही कि ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है। बिल्कुल, बस उसका रूप बदलता है। जैसे इंजन में हम ईंधन जलाते हैं, उसकी रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है और फिर वो ऊष्मा गाड़ी को चलाने में यानी गतिज ऊर्जा में, कुल ऊर्जा उतनी ही रहती है। ठीक है, और दूसरा नियम? स्रोत कहता है ये थोड़ा पेचीदा है। हाँ, दूसरा नियम दिशा बताता है। ये कहता है कि ऊष्मा अपने आप हमेशा गर्म से ठंडी चीज की तरफ ही बहेगी, उल्टा नहीं हो सकता बिना बाहरी मदद के। अच्छा, मतलब चाय अपने आप ठंडी ही होगी, कभी अपने आप गर्म नहीं हो सकती। सही। और इसी नियम का एक और पहलू है एंट्रोपी। ये कहता है कि ब्रह्मांड में समय के साथ अव्यवस्था हमेशा बढ़ती ही जाती है। अव्यवस्था बढ़ती है, ये सुनने में अजीब है। हाँ, पर सोचिए, कमरे को बिखेरना आसान है या समेटना? बिखेरना तो बहुत आसान है। बस प्रकृति में चीजें ज्यादा व्यवस्थित से कम व्यवस्थित होने की तरफ जाती हैं, स्वाभाविक रूप से। स्रोत में इंजन और रेफ्रिजरेटर का उदाहरण भी है। हाँ, वो कैसे काम करते हैं? इंजन ऊष्मा लेकर काम करता है, लेकिन वो पूरी ऊष्मा को काम में नहीं बदल सकता। कुछ ऊष्मा हमेशा बेकार जाती है। ये दूसरे नियम की वजह से है। कोई भी इंजन 100% कुशल नहीं हो सकता। और रेफ्रिजरेटर? वो तो उल्टा करता है, ठंडी जगह से गर्मी निकालता है। हाँ, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बाहर से ऊर्जा चाहिए होती है, यानी बिजली। वो ऊष्मा को ठंडे से गर्म की तरफ धकेलता है, जो कि प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध है, इसलिए उसे काम करना पड़ता है। तो ये नियम सिर्फ मशीनों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा के लेन देन को हर जगह नियंत्रित करते हैं, सितारों में, हमारे शरीर में, हर जगह। ये बहुत ही मूलभूत नियम है। वाह, मतलब गति समझी, ऊष्मा समझी। अब आते हैं उन ताकतों पर जिन्होंने हमारी दुनिया ही बदल दी, बिजली और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हाँ, ये भी बहुत आकर्षक क्षेत्र है। स्रोत हमें कुछ बेसिक बातें बताता है। विद्युत धारा मतलब आवेश का बहना, हाँ, चार्ज का फ्लो, वोल्टेज जो उस बहाव का कारण है, एक तरह का दबाव, पोटेंशियल डिफरेंस। जी और ओम का नियम V = IR। ये तो स्कूल में रटा था। हाँ, ये वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच का सीधा संबंध बताता है। और फिर चुंबक, उनका अपना एक क्षेत्र होता है, दिखता नहीं पर असर करता है, मैग्नेटिक फील्ड्स। हाँ, लेकिन सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब पता चला कि ये दोनों जुड़े हुए हैं। स्रोत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का जिक्र करता है। हाँ, माइकल फैराडे, उनकी खोज क्रांतिकारी थी। क्या खोजा था उन्होंने? उन्होंने दिखाया कि अगर आप किसी तार के कुंडली के पास चुंबक को हिलाएं या कहें कि तार के पास चुंबकीय क्षेत्र को बदलें, तो उस तार में बिजली पैदा हो जाती है, विद्युत धारा बहने लगती है। इसी को प्रेरण या इंडक्शन कहते हैं। सिर्फ चुंबक हिलाने से बिजली? हाँ, या तार को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से। यही वो सिद्धांत है जिस पर हमारे पावर प्लांट के बड़े बड़े जनरेटर काम करते हैं। वो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलते हैं, इसी प्रेरण के सिद्धांत से। अविश्वसनीय, इसके बिना तो आज की दुनिया सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। और फिर मैक्सवेल आए। उन्होंने गणितीय रूप से ये साबित कर दिया कि बिजली और चुंबकत्व अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक ही बल के दो रूप? हाँ, और प्रेरण का सिद्धांत सिर्फ जनरेटर में ही नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर में भी इस्तेमाल होता है, जो उल्टा काम करता है, बिजली से गति पैदा करता है, और ट्रांसफार्मर में भी, जो वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर्स जरूरी हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, इन अदृश्य नियमों की समझ ने कैसी तकनीकी क्रांति ला दी। ये वाकई कमाल की बात है। अद्भुत। अच्छा, ये तो हुई क्लासिकल भौतिकी की बातें। स्रोत हमें आधुनिक भौतिकी की दुनिया में भी ले जाता है। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में जो क्रांतियां हुई, इसमें परमाणु की संरचना की बात है। केंद्र में नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। हाँ, रदरफोर्ड और बोर का मॉडल। लेकिन कहानी उससे भी आगे जाती है। स्रोत रेडियोधर्मिता का भी जिक्र करता है। अल्फा, बीटा, गामा किरणें, ये क्या है? कुछ परमाणुओं के नाभिक अस्थिर होते हैं। वो खुद ब खुद टूटकर कण या ऊर्जा निकालते हैं स्थिर होने के लिए। इसी को रेडियोधर्मिता कहते हैं। अल्फा, बीटा कण हैं, गामा उच्च ऊर्जा वाली किरणें हैं। अच्छा, इनका कहीं इस्तेमाल होता है? हाँ, चिकित्सा में, कैंसर के इलाज में, चीजों की उम्र पता लगाने में, कार्बन डेटिंग, और हाँ, एक्सरे की खोज भी इसी दौर में हुई, जिसने मेडिकल डायग्नोसिस में क्रांति ला दी।
और फिर आते हैं दो बड़े नाम, आइंस्टाइन और क्वांटम मैकेनिक्स। स्रोत आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत की बात करता है। जी, आइंस्टाइन ने हमारी स्पेस और टाइम की समझ को ही बदल दिया। उनकी विशेष सापेक्षता, स्पेशल रिलेटिविटी, ने बताया कि समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है, बल्कि देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं। मतलब समय सबके लिए एक जैसा नहीं बीतता। तेज गति पर समय धीमा हो जाता है, और यहीं से उनका वो प्रसिद्ध समीकरण आया, E=mc²। ऊर्जा और द्रव्यमान वाला। हाँ, कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं और एक दूसरे में बदल सकते हैं। इसी ने परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम का रास्ता खोला। और उनकी सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण को एक नए तरीके से समझाया। न्यूटन ने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है। आइंस्टीन ने कहा कि ये स्पेस टाइम के ताने बाने में द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण आने वाला झुकाव है। जैसे किसी चादर पर भारी गेंद रखने से वो मुड़ जाती है। स्पेस टाइम का मुड़ना, ये सब तो बहुत ही दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बड़ी क्रांति थी क्वांटम मैकेनिक्स। वो क्या है? ये परमाणुओं और उनसे भी छोटे कणों की दुनिया का वर्णन करती है। और ये दुनिया हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत अलग है, बहुत अजीब है। अजीब कैसे? यहाँ चीजें एक ही समय में कई जगहों पर हो सकती हैं। कण कभी कण की तरह व्यवहार करते हैं, कभी तरंग की तरह। और कुछ चीजों को आप एक साथ पूरी सटीकता से जान ही नहीं सकते, जैसे किसी कण की स्थिति और उसका संवेग। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। ये तो सच में अजीब है, पर क्या ये सिद्धांत काम करता है? अविश्वसनीय रूप से सफल हैं। ट्रांजिस्टर, जो हमारे कंप्यूटर और फोन का दिल हैं, लेजर, सुपरकंडक्टिविटी, आधुनिक रसायन विज्ञान, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की देन है। इसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया मौलिक रूप से बदल दिया। तो हमने देखा कि कैसे यांत्रिकी से लेकर आधुनिक भौतिकी तक ये नियम ब्रह्मांड को चलाते हैं। पर जैसा स्रोत का आखिरी हिस्सा बताता है, ये सब सिर्फ किताबों या लैब तक सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। भौतिकी हमारे चारों तरफ है, हर पल काम कर रही है। जैसे प्रेशर कुकर। हाँ, प्रेशर कुकर वो ऊष्मागतिकी का सीधा इस्तेमाल है। बंद बर्तन में भाप का दबाव बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बढ़ जाता है। मतलब पानी 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पर उबलता है। हाँ, और ज्यादा तापमान पर खाना जल्दी पकता है। ये दाब और तापमान का सीधा संबंध है। और चश्मे, वो कैसे काम करते हैं? चश्मे प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं। हाँ। लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़कर रेटिना पर ठीक से फोकस करने में मदद करते हैं, जिससे धुंधला देखना ठीक हो जाता है। अच्छा, और हवाई जहाज का उड़ना? स्रोत में बर्नौली सिद्धांत का नाम था। हाँ, बर्नौली का सिद्धांत। ये तरल यांत्रिकी का हिस्सा है। हाँ। ये बताता है कि जहां तरल या गैस तेजी से बहती है, वहां दबाव कम होता है। तो हवाई जहाज के पंख? उनका आकार ऐसा होता है कि पंख के ऊपर हवा तेज बहे और नीचे धीमी, तो ऊपर दबाव कम, नीचे ज्यादा। इस दबाव के अंतर से ऊपर की ओर एक बल लगता है, लिफ्ट। हाँ। और जहाज उड़ता है। ये तो कमाल है। और हमारे गैजेट्स, माइक्रोवेव ओवन, मोबाइल फोन? माइक्रोवेव ओवन विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करता है। वो खाने के अंदर पानी के अणुओं को तेजी से कंपन कराती हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इस्तेमाल? हाँ। और मोबाइल फोन वो रेडियो तरंगों पर काम करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा हैं। सिग्नल भेजना, लेना, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो आप देखें, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम भौतिकी से घिरे हैं। ये तो सच है।